Namaskar, welcome at English Study. I am Rekha Gupta. This video is about formalism, in which we do discuss about Russian formalism, Prague linguistic circle, and so on. तो please video को like और share करें. Do not forget to subscribe the channel. Formalism is a type of literary theory and analysis which originated in Moscow and St. Petersburg in the second decade of the century. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि फॉर्मुलिज्म क्या है, एक प्रकार की लिटरेरी थ्योरी है, एनालिसिस है, और इसकी ओरिजिनेशन कहाँ पे हुआ था, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ था। ये दोनों प्लेसेस कहाँ पे, रसिया में है। दैट इज वाई फॉर्मुलिज्म को रशियन फॉर्मुलिज्म भी कहा जाता है। और ये जो फॉर्मुलिज्म है ये कब स्टार्ट होता है, तो 19th सेंचुरी के सेकेंड डिकेड में स्टार्ट होता है। तो ये दो फैक्ट याद रखेंगे कि कहाँ पे और कब। At first, opponents of the movement of Russian formalism applied the term formalism derogatorily because of its focus on the formal patterns and technical devices of literature, to the exclusion of its subject matter and social values. फॉर्मलिज्म जो टर्म है, सबसे पहले इस टर्म को किसने यूज किया था, किसने अप्लाई किया था, तो ये कहा जाता है कि जो रशियन फॉर्मलिज्म है, रशियन फॉर्मलिज्म के ये जो मूवमेंट चला है, इस मूवमेंट के अगेंस्ट यानी कि जो इस मूवमेंट के ओपोनेंट्स थे, उन्हीं लोगों ने फॉर्मलिज्म टर्म को जानबूझकर क्या किया था, अप्लाई किया था। ऐसा उन लोगों ने क्यों किया था, क्योंकि उनका मानना था कि जो फॉर्मलिज्म है वो फॉर्मल पैटर्न्स एंड टेक्निकल डिवाइस ऑफ लिटरेचर, यानी कि लिटरेचर के जो फॉर्मल पैटर्न्स है और टेक्निकल डिवाइस है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं on the comparison of subject matter and social values, यानी कि जो लिटरेचर है उसके सब्जेक्ट मैटर और सोशल वैल्यूज को इंपॉर्टेंस ना देते हुए फॉर्मलिज्म किसको इंपॉर्टेंस देते हैं, लिटरेचर के फॉर्मल पैटर्न्स और टेक्निकल डिवाइस को। तो याद रखेंगे कि जो फॉर्मलिज्म है वो रसिया में शुरू हुआ था, मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में, और साथ में 19th सेंचुरी के जो सेकेंड डिकेड है यानी कि 1920s के टाइम में इसको ये जो हुआ था, स्टार्ट हुआ था फॉर्मलिज्म। और जो ओपोनेंट्स थे फॉर्मलिज्म मूवमेंट के, उन्होंने ही फॉर्मलिज्म टर्म को अप्लाई किया था। ऐसा इसलिए उन लोगों ने किया था बिकॉज उनको लगता है कि जो फॉर्मलिस्ट है वो सब्जेक्ट मैटर और सोशल वैल्यूज को एक्सप्लोर करते हैं और सिर्फ वो फोकस करते हैं फॉर्मल पैटर्न्स और टेक्निकल डिवाइस पर, लिटरेचर का जो फॉर्मल पैटर्न है और टेक्निकल डिवाइस है उस पर। Among the leading representatives of movement were Boris Eichenbaum, Victor Slowacki and James Roman Jacobson. तो यहाँ पे ये जो तीन नाम है इसे अच्छे से आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन तीनों लोगों के नाम दे देंगे, एक दो लोग के और नाम देंगे और पूछेंगे इसमें से कौन है जो फॉर्मलिज्म से को बिलोंग करता है, या फिर कोई एक नाम देकर बता देंगे कि ये किस मूवमेंट को बिलोंग करते हैं। किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बस आपको याद रखना है ये तीनों नाम, बोरिस एकेनबॉम, विक्टर स्लोवस्की और रोमन जैकोब्सन, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। When this critical mood was suppressed by the Soviets in the early 1930s, the center of the formalist study of literature moved to Czechoslovakia. 1930s में क्या होता है, रशिया में जो सोवियत से थे वो इस मूवमेंट के अगेंस्ट होते हैं। यू बेटर नो दैट कि पहले रसिया जो था वो एसएसआर यानी कि सोवियत संघ के रूप में जाना जाता था। तो जहाँ पे सोवियत लोग थे वो क्या करते थे, मतलब सोवियत वाले जो लोग थे वो 1930s में इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करते थे। इस वजह से ये मूवमेंट जो है यानी कि ये लिटरेरी मूवमेंट जो है वो कहाँ चला गया, ये शिफ्ट हो गया चेकोस्लोवाकिया में। तो ये जो ऑथर हैं, इस थ्योरिस्ट है इस फॉर्मलिज्म के, ये लोग भी शिफ्ट हो जाते हैं वहीं पे। In Czechoslovakia, it was continued especially by members of the Prague linguistic circle, Roman Jacobson, Jan Mukrowski and Ren Velek. देखिए चेकोस्लोवाकिया में क्या होता है, जो फॉर्मलिज्म है ये कंटिन्यू किया जाता है प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल से। प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल के जो मेंबर्स हैं वो है रोमन जैकोब्सन, जो कि रसिया से इमिग्रेट कर गए थे सोवियत की वजह से, फिर यॉन मुक्रोस्की हैं, रेन वेलेक के। तो ये तीनों लोग प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल
को बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखेंगे बिकॉज इट कैन बी क्वेश्चन आल्सो कि प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल से बिलोंग करने वाले लोग कौन से हैं। और प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल कहाँ पे था, तो चेकोस्लोवाकिया में। Beginning in the 1940s, both Jacobson and Valley continued their influential work as professors at American universities. 1940s के स्टार्ट में क्या होता है, जैकबसन और रेनवेलेक ये दोनों लोग कंटिन्यू करते हैं अपना वर्क एज ए प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। Formalism views a difference between literary use of language and practical use of language. देखिए फॉर्मलिज्म क्या करता है, एक डिफरेंस क्रिएट करता है। जो लिटरेरी यूज होता है लैंग्वेज का और जो प्रैक्टिकल यूज होता है लैंग्वेज का, यानी कि ऑर्डिनरी यूज जो होता है लैंग्वेज का, उसके बीच में फॉर्मलिज्म क्या करती है, एक डिफरेंस क्रिएट करती है। उनको लगता है कि जो लिटरेचर की लैंग्वेज है वो आम लोगों की लैंग्वेज से क्या होता है, डिफर होता है। और डेफिनेटली इट इज डिफर बिकॉज लोग आम बोलचाल की भाषा में कुछ भी बोल जाते हैं, बट लिटरेचर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा फॉर्मलिज्म मानते हैं जो फॉर्मलिस्ट लोग हैं। द सेंटर फंक्शन ऑफ प्रैक्टिकल लैंग्वेज इज टू कम्युनिकेट मैसेज और इंफॉर्मेशन, whereas literary language is to be self-focused by drawing attention to its formal features, that is to the qualities and internal relations of the linguistic science themselves. देखिए जो फॉर्मलिस्ट हैं ये मानते हैं कि एक लिटरेरी लैंग्वेज जो होता है और प्रैक्टिकल लैंग्वेज होता है उसके बीच में डिफरेंस होता है। तो इनका मानना है कि जो सेंट्रल फंक्शन है प्रैक्टिकल लैंग्वेज का वो है कम्युनिकेट करना मैसेज या इंफॉर्मेशन को, यानी कि अगर प्रैक्टिकल या ऑर्डिनरी लैंग्वेज का मेन फंक्शन देखा जाए तो दैट इज टू कम्युनिकेट मैसेज और इंफॉर्मेशन। और जो लिटरेरी लैंग्वेज होता है उसका क्या मेन फोकस होता है, दैट इज सेल्फ फोकस्ड होता है वो लैंग्वेज, यानी कि जो लिटरेरी लैंग्वेज होता है सेल्फ फोकस्ड होता है। और साथ में बाय ड्राइंग अटेंशन टू इट्स फॉर्मल फीचर्स, और ये फॉर्मल फीचर्स की तरफ क्या करता है, फोकस करता है। दैट इज टू द क्वालिटीज एंड इंटरनल रिलेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक साइंस देमसेल्व्स। और इसमें जो लिंग्विस्टिक साइंस होते हैं उनके जो इंटरनल रिलेशन होते हैं उसको भी प्रेजेंट किया जाता है। मीन्स एक ऑथर जो होता है वो जिस तरह के लिंग्विस्टिक साइंस को रिप्रेजेंट करता है दैट इज वो उसका अपना पर्सनल हो सकता है। तो ऐसा मानना है फॉर्मलिस्ट का कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज होते हैं और दोनों डिफर होते हैं। The linguistics of literature differs from the linguistics of practical discourse because its laws are oriented towards producing the distinctive features that formalists call literariness. अब जो लिंग्विस्टिक है, the linguistic of literature differ from the linguistic of practical discourse. तो यहाँ पे जो लिटरेचर के लिंग्विस्टिक साइन होते हैं और प्रैक्टिकल डिस्कोर्स के जो लिंग्विस्टिक साइन होते हैं तो वो भी डिफर होते हैं। एज प्रैक्टिकल लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज जिस तरह से डिफर होते हैं उसी तरह से इनके साइंस भी जो होते हैं, लिंग्विस्टिक साइंस भी जो होते हैं वो भी डिफर होते हैं। साइंस नॉट दैट इज विज्ञान, साइंस का मतलब चिन्ह, सिंबल। तो याद रखेंगे लिटरेरी लिंग्विस्टिक साइंस और प्रैक्टिकल जो लिंग्विस्टिक साइंस होते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से डिफर करते हैं, जिस तरह से वो दोनों जो लैंग्वेज के पार्ट हैं वो एक दूसरे से डिफर हैं, ऐसा फॉर्मलिस्ट मानते हैं। ऐसा वो कहते हैं कि बिकॉज इट्स लॉस आर ओरिएंटेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग द डिस्टिंक्टिव फीचर्स दैट फॉर्मलिस्ट कॉल लिटरेरीनेस। ऐसा वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक अलग सा फीचर्स क्रिएट होता है और उस अलग से फीचर्स का नाम दिया है फॉर्मलिस्ट लोगों ने लिटरेरीनेस। याद रखेंगे क्या नाम दिया है, लिटरेरीनेस। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो फॉर्मलिस्ट है वो कहाँ पे शुरू होता है, फॉर्मलिज्म कहाँ पे शुरू होता है, तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में 1920s के टाइम पीरियड में। उससे रिलेटेड लोग कौन है, तो रोमन जैकबसन है, यान मुक्रोस्की है, विक्टर स्लोवस्की है, ये 3 नाम है, इन 3 नाम को याद रखेंगे। फिर प्राग स्कूल सर्किल, जो प्राग स्कूल सर्किल है उसका क्या कंट्रीब्यूशन है इस फॉर्मलिज्म में। तो जब फॉर्मलिज्म सोवियत की वजह से मूव कर जाती है चेकोस्लोवाकिया में तो वहां पे रोमन जैकबसन जो है प्राग सर्किल को ज्वाइन कर लेते हैं। और फॉर्मलिस्ट लोगों का क्या व्यू है, वो बताते हैं कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज।
और साथ में वो बताते हैं कि जो लिंग्विस्टिक्स होते हैं, लिटरेचर के लिंग्विस्टिक्स होते हैं और प्रैक्टिकल डिस्कोर्स के जो लिंग्विस्टिक होते हैं वो भी डिफर होते हैं। और इन लोगों ने ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि उनका मानना है कि वहाँ पे एक अलग सा फीचर क्रिएट होता है और वो अलग सा फीचर्स जिसका नाम इन्होंने बताया है लिटरेरीनेस। As Roman Jacobson wrote in 1921, the object of study in literary science is not literature, but literariness. That is what makes a given work a literary work. तो रोमन जैकबसन ने 1921 में लिखा है कि द ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी इन लिटरेरी साइंस इज नॉट लिटरेचर। अगर लिटरेरी साइंस में जब कोई स्टडी करता है, लिटरेरी साइंस में किसी चीज को लेकर वो स्टडी करता है तो वो लिटरेचर नहीं होता है बल्कि वो लिटरेरीनेस होता है। यानी कि लिटरेचर का जो साइंस होता है दैट इज लिटरेरीनेस। और ऐसा इनका कहना है कि दैट मेक्स अ गिवन वर्क अ लिटरेरी वर्क, और इसकी वजह से कोई भी एक लिटरेरी वर्क क्या होता है, वो लिटरेरी वर्क कहलाता है। The literariness of a work, as Jan Mukrowski, a member of the Prague Circle, described it in the 1920s, consists in the maximum of foregrounding of the utterance, that is the foregrounding of the act of expression, the act of speech itself. तो यान मुक्रोवस्की जो कि प्राग इस सर्किल के ही मेंबर है 1920s में, इनका क्या मानना है कि इन द मैक्सिमम जो द लिटरेरीनेस ऑफ अ वर्क, उस जो लिटरेरीनेस होता है किसी भी वर्क का, उसमें क्या होता है, इन द मैक्सिमम ऑफ फोरग्राउंडिंग ऑफ द अटरेंस। तो मैक्सिमम फॉर्म में क्या होता है, जो अटरेंस होता है, जो एक्सप्रेशन होती है उसकी फोरग्राउंडिंग होती है, एक डेप्थ लेवल पे होता है। What is the foregrounding of the act of expression, the act of speech itself? Foregrounding क्या होता है कि foregrounding में जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन का एक्ट जो होता है, स्पीच का काम जो होता है, वो क्या होता है, एक डेप्थ लेवल पे होता है। ऐसा कहा गया है इनके द्वारा, यान मुक्रोवस्की के द्वारा लिटरेरीनेस में, मतलब लिटरेरीनेस के बारे में। इनका मतलब है कि लिटरेरीनेस होता क्या है, लिटरेरीनेस जो होता है वो द एक्ट ऑफ एक्सप्रेशन होता है और एक्ट ऑफ स्पीच होता है। The primary aim of literature in thus foregrounding its linguistic medium, as Victor Slowacki put it in an influential formulation, is to estrange or defamiliarize. Literature makes strange the world of everyday perception and renews the reader's lost capacity for fresh sensation. देखिए, जो प्राइमरी एम है लिटरेचर का, ये कहा है कि ये जो कह सकते हैं क्या होता है ना कि द प्राइमरी एम ऑफ लिटरेचर इन दस फोरग्राउंड इट्स लिंग्विस्टिक मीडियम, मतलब जब प्राइमरी एम के थ्रू लिटरेचर को क्या किया जाता है, फोरग्राउंड किया जाता है इसके लिंग्विस्टिक मीडियम से। तो यहाँ पे विक्टर स्लोवस्की दो शब्द का यूज करते हैं, स्ट्रेंज या डीफेमिलराइज। तो उनका मानना है कि इस प्रोसेस में एक फॉर्मुलेशन होता है और फॉर्मुलेशन के दौरान एक चीज क्रिएट होता है, दैट इज स्ट्रेंज और डीफेमिलराइज। इनका मानना है कि जो लिटरेचर होता है उसमें ऑथर क्या करता है, ऑथर कोई एक किसी भी चीज को ऐसे रिप्रेजेंट करता है जो रीडर के लिए क्या होता है, डीफेमिलराइज होता है, मतलब रीडर उसके बारे में जानता है बट ऑथर का जो प्रेजेंट करने का तरीका होता है दैट इज क्वाइट डिफर। और यही बात यहाँ पे विक्टर स्लोवस्की मानते हैं। विक्टर स्लोवस्की का मानना है कि लिटरेचर किसी भी चीज को स्ट्रेंज बना देता है। जैसे वर्ल्ड है, वर्ल्ड को हम डे टू डे देखते हैं बट लिटरेचर क्या करता है, हमारे देखने के नजरियों को क्या करता है, चेंज कर देता है, दैट इज कॉल्ड लिटरेचर। और लिटरेचर में इसी चीज को स्ट्रेंज या डीफेमिलराइजेशन कहा है विक्टर स्लोवस्की ने। तो याद रखेंगे ये टर्म किसने यूज किया है। The foregrounded properties are artistic devices which strange poetic language are often described as deviations. देखिए यहाँ पे foregrounded properties की बात कही गई है, that is artistic devices और which strange poetic language are often described as deviation। तो ये जो artistic devices है जिसकी वजह से लिटरेचर क्या करता है, किसी भी चीज को स्ट्रेंज कर देता है या डीफेमिलराइज कर देता है, तो इस बात को कहा जाता है डेविएशन। पूछा जाए कि डेविएशन क्या होता है तो बताएंगे कि डेविएशन का मतलब
जब लिटरेचर में आर्टिस्टिक डिवाइस का यूज किया जाता है या जो फोरग्राउंडेड प्रॉपर्टीज है उनका यूज किया जाता है और उनके यूज के द्वारा जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो स्ट्रेंजनेस क्रिएट होता है, डीफेमिलियराइजेशन क्रिएट होता है लिटरेचर में, दैट इज कॉल्ड डेविएशन. Such deviations in the writings of Roman Jacobson consist primarily in setting up and also violating patterns in the sound and syntax. ऐसा डेविएशन रोमन जैकबसन के राइटिंग्स में देखने को मिलता है जब ये साउंड और सिंटेक्स के जो पैटर्न है उसको वायलेट करते हैं, उसको अलग तरीके से सेट करते हैं. और इसमें साउंड सिंटेक्स के साथ क्या क्या इंक्लूड होता है, पैटर्न्स इन स्पीच साउंड्स में पैटर्न्स होता है, ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस होता है, रिदम, राइम, स्ट्रेंज ऑफ फॉर्म्स. ये सारी चीजें क्या करते हैं, एक तरह से डिफरेंस क्रिएट करते हैं. इन सब चीजों का यूज करके एक ऑथर क्या करने की कोशिश करता है, वो स्ट्रेंजनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है अपने लिटरेरी वर्क में. उस लिटरेरी वर्क को डीफेमिलियराइज करता है, मतलब उन सब चीजों को, जिस चीजों के प्रति एक रीडर क्या होता है, फेमिलियराइज होता है, वो फेमिलियर होता है जिन चीजों के प्रति, ऑथर इन सारी चीजों का यूज करके उसे डीफेमिलियराइज करता है और एक नया परसेप्शन प्रोवाइड करता है रीडर को कि वो इस चीज को, जिस चीज को वो डेली फेस कर रहा है या डेली देख रहा है, उस चीज को ऑथर ने ऐसे प्रेजेंट कर दिया है जहां पे रीडर को नए तरीके से उसको परसेप्ट करने की जरूरत पड़ती है. Formalists have also made influential contribution to the theory of prose fiction. तो फॉर्मलिस्ट लोगों ने पोएट्री में ही वर्क नहीं किया है, प्रोज फिक्शन की थ्योरी में भी कंट्रीब्यूशन दिया है. The central formalist distinction is that between the story and the plot. तो जो फॉर्मलिस्ट लोग हैं उनका मानना है कि जो फॉर्मलिज्म का वर्क है वो सिर्फ पोएट्री में नहीं होता है, प्रोज में भी होता है. जस्ट लाइक किसी भी नॉर्मल स्टोरी को कितने अलग तरीके से एक ऑथर जो है वो प्रेजेंट करता है, ये बात यहाँ पे कही गई है. An author is said to transform the raw materials of a story into a literary plot by the use of a variety of devices that violate sequence and deform and defamiliarize the story elements. तो देखिए, एक नॉर्मल से रॉ मटेरियल उठाता है स्टोरी का ऑथर और उस रॉ मटेरियल में क्या करता है, बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस है जो रिक्वायर्ड होते हैं उनको यूज करता है ऑथर, और उन लिटरेरी डिवाइस का यूज करके ऑथर क्या करता है, उस नॉर्मल सी स्टोरी को लिटरेरी प्लॉट में कन्वर्ट कर देता है. और इस तरह से वही नॉर्मल सी स्टोरी जो होता है वो क्या हो जाता है, रीडर के लिए डिफेमिलियराइज हो जाता है. रीडर उस स्टोरी को अबाउट टू जान रहा होता है, बट यहाँ पे ऑथर क्या करते हैं, अपने तरीके से उसे चेंज करके उसे अलग तरीके से प्रेजेंट कर देता है. तो वही इंटरेस्टिंग हो जाता है रीडर के लिए, बिकॉज वो चीज अननोन हो जाता है रीडर के लिए. और जब कोई चीज हमारे लिए नोन होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन जब कोई चीज हमारे लिए अननोन होगा तो उसे जानने के लिए हम इंटरेस्ट लेंगे एज ए रीडर. तो इसीलिए यहाँ पे प्रोज में भी फॉर्मलिज्म है, ऐसा इन लोगों ने कहा है. और ऑथर का मानना मतलब यहाँ पे प्रोज के ऑथर जो है वो क्या करते हैं, स्टोरी का जो रॉ मटेरियल है उसे लिटरेरी प्लॉट में कन्वर्ट करके डीफेमिलियराइज कर देते हैं रीडर के लिए. अब देखिए, यहाँ पे फॉर्मलिज्म के बारे में जब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में भी जान लेते हैं. American New Criticism, although it developed independently, is sometimes called formalist because, like European formalism, it stresses the analysis of the literary work as a self-sufficient and formable entity, constituted by eternal relations and independent of reference either to the state of mind of the author or to the external world. देखिए, अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म जो कि इंडिपेंडेंटली ये स्टार्ट होता है अमेरिका में न्यू क्रिटिसिज्म के रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाता है कि ये फॉर्मलिस्ट लोगों की तरह है जो अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स है. ऐसा इनका क्यों मानना है, क्योंकि जो चीजें यूरोपियन फॉर्मलिज्म जिन बातों पे स्ट्रेस करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उन्हीं चीजों पे ये भी अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म भी फोकस करते हैं. दैट इज वाई इनको क्या कहा गया है, फॉर्मलिज्म भी कहा गया है. मतलब न्यू क्रिटिसिज्म इज अ काइंड ऑफ फॉर्मलिज्म. इसके बारे में, न्यू क्रिटिसिज्म के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे जब इसके लिए अलग से वीडियो लेकर आएंगे, तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे.
It also, like European formalism, conceives poetry as a special mode of language whose distinctive features are defined in terms of their systematic opposition to practical or scientific language. तो जिस तरह से यूरोपियन फॉर्मलिज्म है उसी तरह से अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म है, ये भी कंसीव करती है कि पोएट्री एज ए स्पेशल मोड ऑफ लैंग्वेज। पोएट्री क्या है? पोएट्री का जो लैंग्वेज होता है वो स्पेशल होता है। जैसे इन लोगों ने माना ना कि जो लिटरेरी लैंग्वेज होता है ऑर्डिनरी या प्रैक्टिकल लैंग्वेज से डिफर होता है, तो ऐसे ही न्यू क्रिटिसिज्म भी मानते हैं कि पोएट्री का एक स्पेशल अपना लैंग्वेज होता है whose distinctive features are defined in terms of their systematic opposition to practical or scientific language। और ये तभी डिफाइन होता है, पोएट्री का जो स्पेशल लैंग्वेज होता है, मोड ऑफ लैंग्वेज, वो कब डिफाइन होता है? जो प्रैक्टिकल या साइंटिफिक लैंग्वेज होता है उसके अपोजिशन में उसके साथ कंपेयर किया जाता है देन। यानी कि अगर एक साइड में प्रैक्टिकल लैंग्वेज रखा जाए, दैट इज साइंटिफिक लैंग्वेज, और दूसरे साइड में एक पोएट्री की लैंग्वेज को रखा जाए, तो फिर उसमें एक ऑब्वियसली उसमें एक डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। तो यही बात यहाँ पे ये कहा गया है, और इस चीज को फोकस करते हैं न्यू क्रिटिसिज्म वाले भी। तो दैट इज व्हाई ये कहीं ना कहीं एक तरह का फॉर्मलिज्म ही है, न्यू क्रिटिसिज्म भी। द मेन इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन एंड चेक formalism on American criticism has been on the development of stylistics and of narratology। रशियन और चेक फॉर्मलिज्म का जो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म है उस पर जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, दैट इज वो किस तरह का इन्फ्लुएंस है? डेवलपमेंट ऑफ स्टाइलिस्टिक्स एंड ऑफ नैरेटोलॉजी। तो जो नैरेटोलॉजी और स्टाइलिस्टिक का डेवलपमेंट है, इसी पे यही जो इम्पैक्ट है, इन्फ्लुएंस है, वो अमेरिकन न्यू क्रिटिसिज्म पे पड़ा है, रशियन और चेक फॉर्मलिज्म का। रोमन जैकबसन एंड ट्वेटन टोडरोव, थोड़ा सा नाम रशियन है तो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, have been influential in introducing formalist concepts and methods into French structuralism। तो जो जैकबसन है, रोमन जैकबसन और टोडरोव है, इन लोगों ने क्या किया है? फॉर्मलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है और मेथड से उसको इंट्रोड्यूस किया है फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म में। तो याद रखेंगे स्ट्रक्चरलिज्म जो है स्टार्ट हुआ था फ्रांस में, तो इसीलिए इसको फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं रोमन जैकबसन और टोडरोव ने फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट को वहां पे भी प्रेजेंट किया है, इंट्रोड्यूस किया है। Strong opposition to formalism both in its European and American varieties has been voiced by some Marxist critics। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो फॉर्मलिज्म है, चाहे वो यूरोपियन फॉर्मलिज्म हो या अमेरिकन फॉर्मलिज्म है, दोनों ही वैरायटी को क्या फेस करना पड़ा है? ऑपोजिशन फेस करना पड़ा है। किसके द्वारा? मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स के द्वारा। और सिर्फ मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स ने ही अपोज नहीं किया है फॉर्मलिज्म को, जो रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिसिज्म है, स्पीच एक्ट थ्योरी है और न्यू हिस्टोरिसिज्म है, इन्होंने भी अपोज किया है। मतलब इस थ्योरी के जो प्रोपाउंडर्स हैं उन लोगों ने भी ऑब्जेक्शन किया है किसका? फॉर्मलिज्म का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फॉर्मलिज्म को ऑब्जेक्ट करने वाले वो कौन कौन से क्रिटिक्स है? तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स हैं, रीडर रिस्पॉन्स क्रिटिक्स, स्पीच एक्ट थ्योरी क्रिटिक्स और न्यू हिस्टोरिसिज्म क्रिटिक्स। तो ये सभी चीजें याद रखेंगे। Last three types of criticism all reject the view that there is a sharp and definable division between ordinary language and literary language। और ये जो लास्ट तीनों क्रिटिसिज्म है ना, रीडर रिस्पॉन्स, स्पीच एक्ट वाले ये जो थ्योरीज हैं, इन लोगों का क्या मानना है कि कोई इस तरह का डिफरेंस नहीं है एक ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज में। मतलब इनका मानना है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज में डिफरेंस नहीं होता है। जहाँ की फॉर्मुलिज्म क्या कहती है कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज यानी कि प्रैक्टिकल लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज में डिफरेंस होता है, वही ये जो क्रिटिक्स हैं, रीडर रिस्पॉन्स वाले, मार्क्सिस्ट वाले, स्पीच एक्ट वाले, वो मानते हैं कि इस तरह का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरह से ये लोग अपोज करते हैं फॉर्मुलिज्म का। अब थोड़ा सा यहाँ पे ओवरव्यू देख लेते हैं, रिविजन देख लेते हैं, क्या क्या अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जिस पे फोकस करना होगा। तो स्टार्ट कहाँ होता है? मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग रसिया में 1920s के दौरान। इंपॉर्टेंट फिगर है बोरिस अकेनबॉम, विक्टर स्लोवस्की, रोमन जैकबसन, ये तीन नाम याद रखेंगे। प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल
से रिलेटेड जो नाम है वो है रोमन जैकबसन, यान मुक्रवस्की और रेनवेलेक। तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट फिगर बोरिस आइकिनबॉम, विक्टर स्लोवास्की, रोमन जैकबसन। और जैसे रोमन जैकबसन जो है रसिया से चेकोस्लोवाकिया चले जाते हैं, प्राग लिंग्विस्टिक सर्किल को ज्वाइन करते हैं, तो वैसे इस सर्किल के जो मेंबर्स हैं उस पे फॉर्मलिज्म का इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे प्राग सर्किल वाले जो लोग हैं वो हैं रोमन जैकबसन, यान मुक्रवस्की और रेनवेलेक। डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी यूज ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज। तो फॉर्मलिज्म क्या कहती है कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी यूज ऑफ लैंग्वेज एंड प्रैक्टिकल यूज ऑफ लैंग्वेज। विक्टर स्लोवस्की ने जो टर्म यूज किया स्टेंस या डिफेमिलराइज, रोमन जैकबसन और जो टोड्रो है फॉर्मलिस्ट कॉन्सेप्ट और मेथड को फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म में इंट्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखेंगे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रेंच स्ट्रक्चरलिज्म में वो कौन से पर्सन है जिन्होंने फॉर्मलिज्म के कॉन्सेप्ट और मेथड को यूज किया है, तो दैट इज रोमन जैकबसन एंड ट्रिजेटन टोड्रो। तो ये सारे नाम याद रखने होंगे, ये सारे फैक्ट्स याद रखने होंगे और ओवरऑल ये एक तरह से समरी है जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। तो प्लीज वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर देंगे। दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। प्लीज आप लोग लाइक और शेयर सब्सक्राइब का काम करते रहिए ताकि मोटिवेशन मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी, कीप स्माइल।